हाय, हीली आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं। और हीली एक फ्रिक्वेंसी डिवाइस है जो कि अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बात करें तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में काम करती है, क्वांटम सेंसर से काम करती है। फ्रीक्वेंसीज इसका बेस होता है, पैरामीटर होता है जो आपकी वाइब्रेशंस को ट्यून करता है। किसका? शरीर में आपके बॉडी, माइंड और सोल का, तीनों का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। जर्मन टेक्नोलॉजी के माध्यम के क्षेत्र में मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे मिस्टर मार्कस श्मीके इसके फाउंडर हैं, जर्मन है। पर इनके बारे में मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत वंडरफुल इंसान है। मैं केवल 5 बार मिला हूँ इनसे। और टाइम वेवर आप देख पा रहे होंगे, जो टाइम वेवर है 2007 से लेकर 2019 तक ये टाइम वेवर मशीन जो कि बड़े साइज की हुआ करती थी, 40-45 लाख रुपए से लेकर 2-3 करोड़ तक की, उसमें सारी वाइब्रेशन है। लगभग 9 मिलियन मतलब 90 लाख फ्रीक्वेंसी का डेटा है कंपनी के पास। आप जो चीज चाह सकते, मतलब हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास। बस ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, यूज करना पड़ेगा। टाइम वेवर मशीन के इन्वेंटर रहे हैं मिस्टर मार्कस श्मीके, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक फिजिसिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इसके अलावा इन्होंने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इसकी एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे को बहुत पसंद है, जिसको कहते हैं सेकंड पाथ। ये फर्स्ट पाथ है जो हम लोग कमाई करते हैं। इसके बाद एक और पाथ होता है जिसको सेकंड पाथ कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अदृश्य है, उसके बारे में, जिसको हम कर्म कहते हैं। तो उसके बारे में जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट पाथ से आप क्लियर नहीं हुए हो तो उस पाथ की बात नहीं कर पाओगे। तो हम उसकी बात करते हैं। वांटेड ये टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना चाहते हैं जो एक नॉर्मल इंसान यूज कर सके। जैसे एक ध्यान साधना करके कोई महात्मा संत मेडिटेशन करता है और अपनी कॉस्मिक एनर्जी से कम्युनिकेट करता था। एक ऋषि दूसरे ऋषि से बात कर लेते थे। किस माध्यम से? उस फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। आज हम क्या करते हैं, जैसे आपको इनकी याद आए तो आप इनका फोन नंबर लेंगे और उनके फोन नंबर को डायल करेंगे और बात कर लेंगे। तो वही चीज अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो गई है। तो हमारे पास इस समय ऐसे टूल्स हो गए हैं जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है हमारी ईज के लिए, इजी के लिए। जैसे अगर आपको अभी बाहर गर्मी लग रही है, आप एसी के रूम में आते हैं और आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? एक बटन दबाते हो एसी का और वातावरण आपका ठंडा हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। करेक्ट? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना ही हो रहा है। मतलब बिना टेक्नोलॉजी के हम जीवित नहीं रह सकते। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर उसको एआई बेस्ड कर दिया जाए तो, एआई बेस्ड का मतलब अब आप अपनी कार में जा रहे हो और कार के पीछे वाले टायर में हवा का प्रेशर कितना है वो आपकी स्क्रीन बता रही है। कितने पौंड का प्रेशर है, एक पौंड को कैलकुलेट करके बता रही है। तो कौन? कोई इंसान जाके नहीं देख रहा है, क्वांटम सेंसर लगा हुआ है उसमें। अब आप एक्सरे मशीन के सामने खड़े हो तो 1 सेकंड के अंदर आपकी एक्सरे की पूरी रिपोर्ट बाहर आ जाती है। कौन कर रहा है ये क्वांटम सेंसर कर रहा है। ये क्वांटम सेंसर इस छोटी सी डिवाइस में बीचों बीच लगा हुआ है। इसके बीचों बीच क्वांटम सेंसर लगा हुआ है जो बॉडी को आपके एनालाइज करता है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको देता है। अब इस क्वांटम सेंसर के बारे में जब मार्कस ने डेवलपमेंट शुरू किया तो हमारे देश से ही शुरुआत की। हमारे देश में जब 20 साल की युवा अवस्था थी तब ये इंडिया आते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। किस टेक्नोलॉजी के बारे में? जो हमारे संत महात्मा बोलते थे। कहाँ? जर्मनी में जाके, अंग्रेजी में। वो बोलते थे ये कौन सा ग्रंथ है जिससे आप ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो मैं सोचता हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि टाइम ट्रैवल किया जाए। तो टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है? हमारे भगवद गीता में श्री कृष्ण बोल रहे हैं टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल, कैसे खरा। तो उन्होंने टाइम ट्रैवल करके बताया। कैसे? जो अर्जुन बोलता है कि उसको युद्ध नहीं करना, क्यों नहीं करना? वो लॉजिक देता है। लॉजिक क्या देता है? कि मेरे परिवार है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। बैठिए सर, आप लोग जरूर। तो मिस्टर मार्कस जो है वो एक फिजिसिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, जिन्होंने
साइंस की दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे ऑलरेडी किए हुए हैं। और जब इंडियन स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने समझा, कैसे समझा, वही ग्रंथ के बारे में जब सुना, कहा जर्मनी में, अंग्रेजी में। और जर्मनी में जब सुन रहे थे, जर्मनी एक विदेश में एक विदेशी इंसान भगवत गीता के बारे में सुन रहा है और वो बोल रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण की गांडी उठाओ, युद्ध करो। और वो लॉजिक बता रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, अपने परिवार के लोगों को मार सकता हूँ, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया उन्हीं को कैसे मार सकता हूँ। वो लॉजिक बता रहा है और श्री कृष्ण मैजिकल बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये तू कर चुका है। तो अर्जुन ने कहा मैंने कहाँ किया, अभी तक तो मैंने गांडी भी नहीं उठाया। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस समय के परिवेश को चेंज कर देते हैं। मतलब वो जो समय चल रहा था उस समय के बाद के समय को दिखा देते हैं। तो देख लाशें पड़ी हुई है और तू मार चुका। अब ये बताइए, जैसे ही समय का परिवेश चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक जर्मन साइंटिस्ट, उसको श्री कृष्ण से मतलब नहीं, उसको भगवत गीता से मतलब नहीं। आप और हम लोग को तो रिस्पेक्ट है, या जो भी हम भावनात्मक जुड़े हुए, उसको है क्या? वो तो ये देख रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, ये तो मैं जो सोचता हूँ वो ये बात कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, ये तो बता रहे हैं कि कहीं लिखा हुआ है। बड़ा आश्चर्य करते हैं। और श्री कृष्ण ने जब ये बताते हैं तो बोलते हैं कि अब मुझे ये पढ़ना है। और उस गुरुदेव के पास आते हैं, बोलते हैं मुझे इसको पूरे तरीके से सीखना है। तो बोले ये भाषा कौन सी है? बोले संस्कृत है। तो मैं संस्कृत सीखूंगा। 20 साल की युवावस्था में वो हमारे देश वेस्ट बंगाल के पास में एक जगह है मायापुर। मायापुर में आते हैं, इस्कॉन का जहाँ हेडक्वार्टर है, और वहां आके ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर देते हैं। उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री परिवार का नाम आपने लोगों ने शायद सुना होगा। गायत्री परिवार में उनकी सारी थीसिस रखी हुई आज। और गायत्री परिवार में आप जाके सिर्फ बोलेंगे मिस्टर मार्कस मीके, तो सब आपको बता देंगे कि किस लेवल के इंसान। इस समय जो हेड कर रहे हैं वहां पे डॉक्टर प्रणव पांड्या, वो उनके बारे में बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं। ये मेरा YouTube चैनल में आप देख सकते हो, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन उनके मिल जाएगा। तो हमारे देश में आ जाते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं कि आज तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि मंदिर के बाहर जो घंटा लगा होता है उसको बजाया क्यों जाता है। क्या हम लोगों को मालूम है? अच्छा, वो घंटा अष्ट धातु का होता है कि पीतल का होता है? अष्ट धातु। अष्ट धातु के घंटे को जब बजाया जाता है, आप ध्यान देना, आपके लेफ्ट और राइट लोब में वो वाइब्रेट करेगा और आपके न्यूरॉन्स उस समय एक्टिवेट होते हैं। जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो ब्रह्म से कनेक्टिविटी स्ट्रांग बनती है, मतलब रेजोनेंस होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेट होना, मतलब मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, चमत्कार वहां से शुरू होता है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो आप कभी भी वो चमत्कार भी नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी हैज टू बी रेजोनेट, उनको मैच होना बहुत जरूरी है। जब वो इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो एक डिजिटल फॉर्मेट बना देते हैं। डिजिटल फॉर्मेट क्या होता है? सारी चीजों का साइंटिफिकली एविडेंस करना कि ये वाइब्रेशन आया तो इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस हर्ट्ज में वाइब्रेट कर रही है। इन सारी चीजों का अध्ययन शुरू किया। ये अध्ययन शुरू करने के बाद उन्होंने सारी डेटा कलेक्ट करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड। और आज कंपनी के पास 9 मिलियन फ्रीक्वेंसी का डेटा है, जिसको कहते हैं 90 लाख। मतलब हम तो यूज भी नहीं कर सकते, अब कौन करेगा यूज? तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी 2019 में जैसे ही AI आया तो वो जो बड़ी डिवाइस थी उसको कन्वर्ट कर दिया और छोटी सी डिवाइस में, और उसके बीचों बीच क्वांटम सेंसर लगाया है। वही आपकी बॉडी माइंड सोल को एनालाइज करती है, रीड करती है, और जो रियल टाइम में उसको जरूरत होती है वो दे देती है। इसको कहते हैं IMF। जो भी कलाइयों में लगाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, लंबे समय में आपको असर करेंगे, लेकिन वो मिरेकलस होते हैं, आपकी जड़ों में काम होते हैं। कानों में जो लगाया जाता है और जो स्टिकर चिपका के लेते हैं वो प्रोग्राम कुछ समय के लिए आपको आराम देंगे। जैसे मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो मेंटल बैलेंस लेके अपने आप को हार्मोनाइज कर सकते हो, उसमें जड़ों की जरूरत नहीं है। और अगर जड़ों में ही काम हो गया तो शायद आपको मेंटल बैलेंस की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी।
ठीक, जब इन्होंने ये अध्ययन शुरू किया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इनकी थीसिस है। अब ये जब जाते हैं एज अ मॉन्क, मतलब 20 साल की अवस्था में आते हैं हमारे देश में, और 32 साल की अवस्था में वापस जाते, मतलब लगभग 12 साल एज अ मॉन्क, एज अ सन्यासी हमारे देश में रहते हैं। और उसके बाद, क्योंकि एक सन्यासी के पास क्या पैसे होंगे, कितना भी ज्ञान बना ले, हमारे देश में भी ज्ञान की कमी है क्या, पर पैसे की कमी है, और उसको डिजिटलाइज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अब वो भावनात्मक जुड़ गए तो पूजा पाठ में लग गए। लेकिन उस पूजा पाठ को करना बुरी बात नहीं है, वो रिस्पेक्ट के लिए अच्छी है, लेकिन उसके आगे का साइंस को तो हमको करना चाहिए। तो वो क्योंकि भावनात्मक नहीं जुड़ा, उसको श्री कृष्ण से मतलब नहीं था, वो तो पहले लॉजिक में गया और उसने उस लॉजिक को निकाला जो मैजिकल बात की जा रही थी, और उस मैजिकल को कन्वर्ट जब कर लिया डिजिटली, तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। चाहते हैं अपने मित्र से बोलते हैं, जिनका नाम है क्रिश्चियन हेल्पर, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है क्रिश्चियन हेल्पर। आप देख रहे हैं उनका क्या क्या लिखा हुआ उनके बारे में। वो एक मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तो सबसे पहले तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को समझता है। दूसरी चीज है, वेगन डाइट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जितने 7 स्टार होटल में उनके रेस्टोरेंट्स हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपर फ्रेंड एच के भी मालिक हैं वो, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्होंने बोला वेजिटेरियन फोकस करना। हाँ, वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल, सब में वेज फूड ही दिया जाता है। इंडिया में भी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सनातन परंपरा को बहुत स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इनका रेस्टोरेंट सब वेजिटेरियन। यस, और जो नॉन वेज है वो वेज से बना हुआ है। जब कभी आप कोई बड़े अचीवमेंट करेंगे इस कंपनी में, तो आप जाके उसका स्वाद भी ले पाएंगे कि वेज से कैसे हो सकता है। ये बहुत आगे का साइंस है, वो बताएंगे हम कभी किसी और दिन। अभी ये बताते हैं कि पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया और वो फ्रीक्वेंसी का डिजिटलाइजेशन किया और सारी की सारी टेक्नोलॉजी को विकसित करना शुरू किया। 250 से ज़्यादा रिसर्चर, डेवलपर, साइंटिस्ट इनके लिए काम कर रहे हैं। 2022 में क्वांटम इंटेंगलमेंट में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, उसमें से एक साइंटिस्ट फुल टाइम हमारे लिए काम करता है। ऐसे 250 रिसर्चर है जो क्रिस केन्स में इनकी R&D डिपार्टमेंट में फुल टाइम काम करते हैं। क्रिश्चियन हेल्पर ने फंडिंग है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर हैं इस समय। 55 कंट्रीज में इनके खुद के ऑफिसेज हैं। मतलब किसी को डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं, खुद का ऑफिस खोलते हैं। इंडिया में भी बेंगलोर में है तो खुद का ऑफिस, खुद का स्टाफ रखते हैं। प्रोफेशनल 2500 यूजर हैं जो बड़े बड़े थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट है, मेड इन जर्मनी का। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आपने खराब नहीं देखा होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा या तो आपको जर्मन के लोग मिलेंगे या जापान के लोग। तो ये उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन किए। साइंस बेस है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं। मैं पिछले 3.5 साल से यूज कर रहा हूँ। तो मतलब हमने एक लंबा समय बिता दिया है और इन्होंने 5 साल बिता दिया है। तो अभी भी हमारे पास 10 साल का समय है। इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को इनकैश कर सकते हो आप और खूब यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके 15 साल बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे पब्लिक डोमेन में आएगा तो क्या ये चुपचाप बैठे होंगे, अभी रिसर्च नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि 9 मिलियन फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा डेटा होता है। तो बहुत सारी चीज, जैसे आज आईटी को आप बड़ा समझ रहे हो, समझ रहे थे, लेकिन आज आईटी के साथ शेयर गिरे हुए। क्यों? क्योंकि आईटी से आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। क्या? एआई आ गई। कौन सा? अब मेटावर्स आ गया। मेटावर्स के बाद और क्या आ गया? डिजिटल एआई आ गया। तो हर टेक्नोलॉजी का एक समय होता है, सीमित होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। तो जो टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं, जैसे आज से करीब 40 साल पहले लगभग जब राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का विरोध हुआ था जी। अब बताइए, विरोध हुआ था, जो भी थे, जिसने भी किया हो विरोध, हो सकता है हम लोगों में से भी किसी ने किया हो, लेकिन अगर विरोध किया था, इस समय आप कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है? अभी इस समय आपका मोबाइल या कंप्यूटर से काम है। आज हम बिना उसके जी नहीं रहे हैं। कंप्यूटर ही एक तरह से, करेक्ट। हाँ, तो क्रिस केन्स में इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने फंड किया है। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने इनकी पूरी बिल्डिंग दी है क्रिस केन्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। कितनी बड़ी बात। बर्लिन में इनका हेड ऑफिस है।
आपकी बायोलॉजिकल बॉडी और BEF, इसको समझिए आप, जो बायोलॉजिकल बॉडी होती है और जो एनर्जी बॉडी होती है उसकी फील्ड पे काम करता है। बायोलॉजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी के बीच में जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्राण ऊर्जा, हमारे सनातन में। चाइना में इसको ची कहा जाता है। तो आपके शरीर के जो हमारा शरीर है, प्रत्यक्ष फिजिकल बॉडी, इसको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो ये एनर्जी बॉडी दिखता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ है? सेल में, और सेल, हर एक चीज सेल से बनी हुई है। तो एग्जैक्टली आपकी जो फिजिकल बॉडी है वैसी ही एनर्जी बॉडी है। इन दोनों के बीच की फील्ड को कहते हैं बायो एनर्जेटिक फील्ड, और उसकी फील्ड के बीच में प्राण ऊर्जा है हमारी, करेक्ट? तो उस प्राण ऊर्जा में भी ये काम करता है। निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट है, 125 साल पहले इन्होंने अपने शरीर से जब बिना किसी वायर के बल्ब जला के बताया, तो बताया कि ये बहुत सिंपल है। जितनी भी वायरलेस चीजें इस दुनिया में हैं, इन्हीं के नाम पे पेटेंट है। हमारी एक वायरलेस एक कॉइल भी आती है, वो भी इन्हीं के नाम पे, हम उसको कहते हैं टेस्ला कॉइल। तो टेस्ला जो साइंटिस्ट थे, अब बताइए इस कमरे में हम बैठे हैं कि चारों तरफ हमारे वायर नहीं है? जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या आपको हार्म नहीं करेगी? इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी क्रिएट करेगा तो आपकी बॉडी को तो नुकसान होना ही है। तो ऐसा हो नहीं रहेगा। क्या रेडिएशन की मात्रा बढ़नी भी है रोज? हमारा शरीर कमजोर नहीं हो रहा है? क्या आने वाली जनरेशन हम वीकर नहीं कर रहे हैं? याद करिए आपके दादा की जो हेल्थ थी, आपके पिताजी की जो हेल्थ थी और जो आपकी हेल्थ है, तीनों में फर्क है। तो क्या वीकर जनरेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं? जैसे जैसे हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम वीकर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप बिना टेक्नोलॉजी के जीवित भी नहीं रह सकते। अब ऐसी कौन सी आपके पास चीज है जो इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी से आपको बचाए? तो इसमें इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी के भी प्रोग्राम हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो निकोला टेस्ला ने जैसे ये डिस्क्लोज किया था कि आपके शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि 7 दिन तक आप न्यूयॉर्क जैसे शहर को उज्जीवित कर सकता है एक मानव शरीर, जो आज प्रूफ हो चुका है। क्योंकि एक सेल का पोटेंशियल कितना होता है? एक शरीर की एक सेल का पोटेंशियल होता है -70 से -90 मिलीवोल्ट। अब बताइए पूरे शरीर में कितने सेल हैं? ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल। मल्टीप्लाई करिए, अभी मालूम पड़ जाएगा कितना बड़ा पावर हो सकता है आपका ये शरीर। ये उन्होंने 125 साल पहले कहा। दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, मर्डर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था बिना वायर के आप ये कर सकते हो, और वायर में इंडस्ट्रीज डल चुकी थी। बहुत बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री, पूरी दुनिया उनको अंधकार में दिख रही थी और उनको मालूम था कितना बड़ा व्यापार होने वाला है। इस कमरे में भी चारों तरफ वायर है। आप अपने घर में किसी कमरे में बैठोगे ना, उस कमरे के भी चारों तरफ वायर है। इनका मर्डर हो गया। आप इनके बारे में और डिटेल जानना है तो आप गूगल पे जाएंगे या किसी फिजिसिस्ट की किताबों में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 85 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, इसको ध्यान से देखिए। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब भविष्य में आने वाली मेडिसिन जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी। कब बताया था? 85 साल पहले। ये है आपका सेल, एक सेल, इसका पोटेंशियल, इंटरनल और एक्सटर्नल पोटेंशियल के डिफरेंस को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये कंपनी की स्लाइड है। इससे पहले जो थी वो सारी कंपनी की स्लाइड थी, ब्लू वाली, ये भी कंपनी की। अब आगे जो आएंगी वो भी समझिएगा। अब आपको ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का पावर हाउस है, बताइए आपका सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर नहीं देगा तो सेल का लेवल लो हो जाएगा, एनर्जी लेवल। अगर ये लो क्यों होता है? वो एकदम ध्यान से देखने वाली चीज है। वो लो इसीलिए होता है क्योंकि उसका एटीपी प्रोडक्शन लो इसीलिए हो रहा है क्योंकि टॉक्सिन्स हैं उसमें, जो रिसेप्टर्स हैं उसमें एनर्जी एंटर हो ही नहीं पा रही है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी दे ही नहीं पा रहा है। तो नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी लो होगी, धीरे धीरे क्या होगा? वो डेड हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। सेल डेड होने के बाद क्या होता है? सेल डेड होना इज नॉट डेंजरस। सेल डेड होने के बाद अगर वो बॉडी में रुक जाए और डिटॉक्सिफाई ना हो तो डेंजरस। शरीर में रोज सेल हमारे बनते हैं और रोज मरते हैं।
लेकिन रोजमर्रा के साथ अगर डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम बाहर जा रहे हैं। अगर वो अंदर ही रह जाएं और डिवाइड होने की जगह मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब डेड सेल मल्टीप्लाई होने लगे, हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी है फिर भी वो सेल मल्टीप्लाई कर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है डेड सेल, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा? सिस्ट, गांठ। जो शरीर में सिस्ट और गांठ हो जाती है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डेड सेल का बढ़ना होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं।